नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात यूपी की बड़ी खबर की कर ले। नोएडा हिंसा में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। हिंसा की साजिश के 2 और आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। मजदूर बिगुल दस्ता संगठन के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के नोएडा में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुआ था, ऐसे में इसको लेकर ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस का लगातार जारी है। यूपी के नोएडा में प्राइवेट कंपनियों कर्मचारियों के आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में पुलिस का एक्शन बढ़ता जा रहा है। नोएडा पुलिस ने हिंसा में शामिल 2 और आरोपी है। दोनों आरोपी हिमांशु ठाकुर और सत्यम वर्मा बिगुल मजदूर दस्ता के एक्टिव सदस्य बताए जा रहे हैं। हिमांशु लगातार हिंसा के मुख्य आरोपी आदित्य आनंद के संपर्क में था। हिंसा के दिन वो नोएडा में ही मौजूद था। हिमांशु और सत्यम के खिलाफ पुलिस को भड़काऊ गतिविधियों को अंजाम देने के सबूत मिले हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदित्य आनंद ने श्रमिक प्रदर्शन को हिंसा में बदलने की साजिश रची थी। इस पूरी साजिश का वो मास्टरमाइंड है, जिसे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा हिंसा में अब तक पुलिस ने 3 साजिशकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया है, यानी पूरी तरह से एक्शन जारी है। आपको याद होगा जिस तरह से एनसीआर में तन बढ़ाने को लेकर खासकर नोएडा में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था। सैकड़ों की से कुछ मजदूर और श्रमिक सड़कों पर उतर आए थे। जगह जगह पत्थरबाजी की गई थी, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, गांवों पर, फैक्ट्रियों में, ऑफिसेज में तोड़फोड़ की खबरें आई थी। अब जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन को अंजाम दिया गया, ये किस साजिश के तहत हुआ, किसने ये साजिश रची, अब धीरे धीरे वो पत्ते खुलते जा रहे हैं। नोएडा में प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में पुलिस का एक्शन तेज होता जा रहा है। नोएडा पुलिस ने हिंसा में शामिल 2 और आरोपियों को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी हिमांशु ठाकुर और सत्यम वर्मा बिगुल मजदूर दस्ता के एक्टिव सदस्य बताए जा रहे हैं। लगातार जिस तरह से ये मामला सामने आया था, अब पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। इससे पहले मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर अब तक 3 साजिशकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और रमेश हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जिस तरह से नोएडा में हिंसा भड़की थी रमेश, मजदूरों का प्रदर्शन हुआ था, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस लगातार जांच को और तेज बढ़ाती जा रही है। मुख्य आरोपी आदित्य आनंद पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। अब 2 और साजिशकर्ताओं की इसमें एंट्री हुई है और दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? जैसे कि 13 अप्रैल को जो हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसमें आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी, इसमें पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करके जांच की जा रही थी लगातार। और जितने भी आरोपी थे इसके जो साजिश थी, उसकी साजिश को नाकाम करना था, पुलिस को एक्सपोज करना था। तो उसी कड़ी में कल रात देर शाम इन 2 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई। इसमें की सत्यम वर्मा और हिमांशु ठाकुर नाम के दोनों शख्स इसमें गिरफ्तार हुए हैं। ये भी मजदूर बिगुल दस्ता के सक्रिय सदस्य थे। जैसा कि आदित्य आनंद के ये संपर्क में थे। इससे पहले मनीषा चौहान और रुपेश रॉय की गिरफ्तारी हो चुकी। कुल मिलाकर अगर हम साजिश की बात करें तो अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें कि मुख्य साजिशकर्ता आदित्य आनंद पुलिस की गिरफ्त में उसे आ चुका है। उसे तमिलनाडु से पकड़ लिया गया था, लेकिन वही जांच में आगे बढ़ते जा रहे थे और उनसे पूछताछ की गई। जब आदित्य आनंद से पूछताछ की गई तो उसमें और भी लोगों के नाम सामने आए उसमें। और कल देर शाम इसको गिरफ्तार किया गया। हिमांशु ठाकुर और रुपेश राय के जो साथी थे, हिमांशु ठाकुर और सत्यम वर्मा, इन दोनों की जो गिरफ्तारी हुई वो भी इस कड़ी में गिरफ्तारी हुई कि ये की साजिश में शामिल थे। और जैसा कि आप सभी को बता दें और कि आदित्य वर्मा का जो काम था वो किस तरीके से काम कर रहा था, किस तरीके से उसकी एक्टिविटी होती थी, कैसे ये संगठन के जो कार्यकर्ता है ये उस काम कर रहे थे। तो सबसे पहले ये क्या करते थे, व्हाट्सएप के क्यूआर कोड के माध्यम से सभी जो कर्मचारी थे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको इन्होंने अपने ग्रुप में जोड़ा। उसके बाद उन ग्रुप में ऐसी फेक न्यूज डाली गई जिसमें बताया गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से बताया गया कि नोएडा पुलिस की गोली से तकरीबन कई कर्मचारियों की मौत हो गई।
और इसके साथ साथ इन्होंने ऐसे कमेंट करे और ऐसी खबरें डाली उसमें कि अगर आप लोग पथराव नहीं करेंगे तो शायद आपको अपना हक नहीं मिल पाएगा और आपको पत्थरबाजी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही आदित्य आनंद की गिरफ्तारी के बाद लगातार यूपी पुलिस और नोएडा पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही थी कि इतना कड़ी में जरूरी है। यानी एक तरह से रमेश, जो आम श्रमिक हैं, जो आम मजदूर हैं, उन्हें एक तरह से भड़काया गया था अलग अलग पोस्ट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और भड़काने के बाद ही जो है नोएडा में जो प्रदर्शन था उसने हिंसक रूप लिया। और जैसा रमेश आपने भी समझाया कि जो मुख्य आरोपी है वो पहले ही अंडर अरेस्ट है। इसके अलावा अगर देखा जाए कुल मिलाकर अब तक 5 साजिशकर्ता पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब 2 और नाम जो जुड़े हैं, कुल मिलाकर 5 साजिशकर्ता इस वक्त सलाखों के पीछे। लेकिन रमेश, जिस तरह से इस पूरे मामले में धीरे धीरे करके परतें खुल रही हैं, क्या समझा जाए अब जब और पूछताछ पुलिस करेगी, क्या और भी नाम इसमें सामने आ सकते हैं, और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद? देखिए, जैसे कि नोएडा पुलिस को ये सफलता हासिल हुई है, जिस पर 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। इस कड़ी में लगातार जांच कर रही है और जो तहकीकात की जा रही है इसमें इससे जुड़े हुए आदित्य आनंद से जुड़े हुए जिसमें किसी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं नोएडा पुलिस लगातार जांच की परतें हैं उसको बढ़ाते हुए चली रही है और जो जांच के लिए जो टीमें हैं वो गठित कर दी गई हैं, साथ ही साथ छापेमारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। यूपी नोएडा यूनिट की जो टीम है वो भी लगातार छापेमारी कर रही है और नोएडा यूनिट की एटीएस टीम ने ही तमिलनाडु से आदित्य आनंद को गिरफ्तार करा। वहीं कल इनकी गिरफ्तारी हुई और जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो वहां से कुछ अहम सुराग मिले। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इनकी लोकेशन ट्रेस हुई और उसके द्वारा इनको पकड़ा गया। वहीं अगर बात करें 13 अप्रैल की हिंसा में जो भी शामिल थे, हिंसा के अंदर आपने देखा होगा लगातार करीबन 300 से 400 लोगों को डिटेन किया नोएडा पुलिस ने। उसके बाद कुल 65 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें से भी कुल 45 ऐसे थे जो कि इसमें प्रदर्शन में शामिल थे, लेकिन वो किसी कंपनी के कर्मचारी और श्रमिक नहीं थे। तो पुलिस की जो तफ्तीश हुई है वहीं पे घूम गई थी कि ये ऐसी हिंसा नहीं हो सकती। जो नोएडा के श्रमिक थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, पिछले 10 तारीख से प्रदर्शन कर रहे थे नोएडा के सेक्टर 63, लेकिन वो सड़कों पर नहीं आए। तो उन्होंने आगजनी नहीं करी थी, तोड़फोड़ नहीं करी थी। तो ये जो आगजनी और तोड़फोड़ हुई है वो एक सुनियोजित साजिश थी। उस साजिश के खुलासे के लिए नोएडा की पुलिस ने लगातार अपनी जांच की जो प्रक्रिया उसको बनाए रखा और जैसे जैसे ये प्रदर्शन खत्म हुआ 13 तारीख के बाद लगातार पुलिस जांच कर रही थी। तो 18 तारीख को आदित्य आनंद की गिरफ्तारी हुई। उससे पहले 2 गिरफ्तारी नोएडा पुलिस ने कर ली थी, मनीषा चौहान और रुपेश राय। और मनीषा चौहान की जो संदिग्ध भूमिका थी वो नक्सलियों में भी शामिल थे वो। और मजदूर विजुल दस्ता, ये जो एक ऐसा मजदूर विजुल दस्ता, ये एक ऐसा संगठन है उसमें शामिल सभी सदस्यों पर तो अगर एक्टिविटी देखें, संवेदनशील एक्टिविटी देश में कहीं पर भी प्रदर्शन हो रहा हो, चाहे वो मुआवजे किसानों के द्वारा या किसी हो रहा हो, उन प्रदर्शन में जो लोग शामिल होते। बिल्कुल, यानी 2 और साजिशकर्ताओं की इस मामले में गिरफ्तारी मिलाकर 5 साजिशकर्ता पुलिस की गिरफ्त में हैं। और क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं, किस तरह से और कड़ियां जुड़ती हैं, वो देखना भी जरूरी होगा। रमेश, आप नजर बनाए रखें बहुत जानकारी के लिए। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की है, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया है। सरकार ने 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल में 15 जिलों के जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं, जबकि कई महत्वपूर्ण विभागों के विभाग अध्यक्षों और शासन स्तर के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन ने सबसे चौंकाने वाला फैसला परिवहन विभाग में लिया। मात्र 7 महीने पहले परिवहन आयुक्त बनी किंजल सिंह को पद से हटाकर माध्यमिक शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। वहीं यूपी पावर कॉर्पोरेशन यानी यूपी पीसीएल के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार को भी हटा दिया गया है। ये मार्च 2021 से इस पद पर थे। उनकी जगह नीति कुमार को यूपी पीसीएल का नया एमडी बनाया गया है। सरकार ने 8 अनुभवी कलेक्टर को दूसरे जिलों की कमान दी है, जबकि 7 अधिकारियों को पहली बार डीएम के रूप में नई पारी शुरू करने का मौका दिया है। राज्य सरकार ने लंबे मंथन के बाद आईएएस की तबादला सूची जारी की है, जिसमें 15 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। इनमें से 8 जिलाधिकारियों को एक जिले से हटाकर दूसरे जिले में जिलाधिकारी बनाया गया है। यानी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तर प्रदेश में।
और सबसे खास देखिए इसमें किस तरह से कई जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनको बदला गया है। योगी सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल में 15 जिलों के जिलाधिकारियों को बदला गया है। कई महत्वपूर्ण विभागों के विभाग अध्यक्षों और शासन स्तर के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन ने सबसे जो चौंकाने वाला फैसला लिया वो ये था कि परिवहन विभाग में जो मात्र 7 महीने पहले परिवहन आयुक्त बनाई गई थी किंजल सिंह, उनको पद से हटाकर माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और पुनीत मोहन मेरे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, कई जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं, तो कई आईएएस अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं। क्या कुछ अपडेट और कौन कौन से जिलों में फेरबदल? देखिए, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए तकरीबन 40 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, तो वहीं 44 एएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं उनका भी स्थानांतरण किया गया। देर रात ये फैसला लिया गया। काफी दिनों से चर्चा चल रही थी, कई जिलों के डीएम बदले जा सकते हैं, कई जिलों के डीएम पर तलवार लटक रही है। जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने में जिनका फेलियर रहा है, सरकार की जो नीतियां हैं उसमें कहीं ना कहीं टॉप 5 टॉप 10 में नहीं आ रहे, ऐसे अधिकारियों पर मान कसी जाएगी और उनको जिले के प्रभार से हटाया। हाल जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे उसमें जो सबसे चौंकाने वाला है वो किंजल सिंह का है, क्योंकि किंजल सिंह ने हाल ही कुछ महीनों पहले परिवहन आयुक्त के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया था और अब उन्हें हटा सचिव माध्यमिक शिक्षा बना दिया गया है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार समय समय पर अधिकारियों के तबादले कराती है, कल देर रात 40 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं, जिसमें तकरीबन 15 जिलों के डीएम बदले हैं। हालांकि जौनपुर के डीएम नाम चर्चा में था कि उनका भी तबादला हो सकता है, लेकिन उनका तबादला नहीं हुआ है। तमाम ऐसे डीएम थे जिनके नामों की चर्चा थी कि इनका तबादला हो सकता है। किसी का टाइम पूरा हो गया था, जिले में काफी वक्त हो गया, तो किसी से सरकार किसी ना किसी बात पर नाराज थी। लेकिन सीधे तौर पर जो लिस्ट आई है वो चौंकाने वाली है। हालांकि इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जो अनुभवशाली अधिकारी हैं उनको महत्वपूर्ण जिलों की कमान सौंपी गई है। कई अधिकारियों को मंडलायुक्त बनाया गया है। दुर्गा शक्ति नाथपाल को देवी पाटन मंडल का कमिश्नर बनाया गया है। तो तमाम तरीके के जो सीधे तौर पर हम देखें फैसले लिए गए हैं वो जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार का जो प्रयास है और जीरो टॉलरेंस की जिस नीति पर योगी सरकार काम करती है उन नीतियों को सक्षम अधिकारियों के द्वारा सीधे तौर पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखना, जन जन तक जो लाभ हैं जन कल्याणकारी नीतियों के वो पहुंचना और जो शिकायत आती है तुरंत उस पर कार्रवाई के लिए कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। आप देखिए कि जो अधिकारी जिन 40 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है उनमें अगर हम देखेंगे तो रविंद्र सिंह जो फतेहपुर के डीएम थे अब वो विशेष सचिव बनाए गए हैं यूपी नेडा में। जाहिर तौर पर अभी तक इंद्रजीत सिंह यहाँ पर एक बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन यूपी नेडा में उनका काफी वक्त हो गया था। ऐसे में उनको भी अब सुल्तानपुर का डीएम बनाया गया है। इसके अलावा अनीता वर्मा विशेष सचिव खाद्य रसद बनी है, सचिन कुमार सिंह अपर निदेशक मंडी परिषद बने हैं, जुनैद अहमद को अपर नगर आयुक्त कानपुर नगर बनाया गया है, केशव कुमार कुल सचिव को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में कुल सचिव बनाया गया, श्रुति शर्मा सीडीओ हापुड़ बनी है। जो अधिकारी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा था और जिनकी जहां पे जरूरत लग रही थी, सरकार ने काफी सोच विचार करके देखिए। जिस लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं इसकी काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि कई जिलों के जिलाधिकारी बदले जाएंगे, काफी मंथन हो रहा था और काफी मंथन के बाद ये लिस्ट सामने आई है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से सरकार की मंशा रहती है कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे, सरकार की कोशिश होती है पुनीत की जो गुड गवर्नेंस है उसका एक एग्जाम्पल सेट हो सके, और उसी कड़ी में ये कई जो अधिकारी हैं उनका तबादला भी किया गया है, कई विभागों में भी जो है चेंजेस किए गए हैं। कुल मिलाकर एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तर प्रदेश में। पुनीत, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम?
मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोटू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। गाजियाबाद में पुलिस का बड़ा एक्शन, भांजी का रेप मर्डर करने वाले का एनकाउंटर। गाजियाबाद पुलिस ने सीने पर गोली मारी। एनकाउंटर में 50,000 रुपए का इनामी अपराधी ढेर हुआ है। गाजियाबाद में 4 साल की भांजी से रेप करने वाले मामा को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान 2 सिपाही भी घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। उसने 11 अप्रैल को भांजी का रेप और मर्डर करने के बाद डेड बॉडी को कार के नीचे फेंक दिया था। आरोपी की सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की। इसी बीच आरोपी अपने 2 साथियों के साथ बाइक से आता दिखाई दिया। पुलिस ने उनसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन जसीम और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फिर दोनों बाइक से भागने लगे। पुलिस ने भी जवाब में गोलियां चलाई। इस दौरान एक गोली आरोपी मामा के सीने में जा लगी। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। उनको पकड़ने के लिए भी पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में 4 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसका मर्डर करने वाले मुख्य आरोपी, यानी जो आरोपी मामा, उसको फिलहाल पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एक बच्ची की दुष्कर्म के पश्चात हत्या कर दी गई थी और उसके शव को छुपा दिया गया था। पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस द्वारा तत्काल शव को बरामद किया गया था और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें तथ्य जो आगे खोजबीन में प्रकाश में आए, उसके अंतर्गत ये जो इस बच्ची का मामा था सगा, जिसका नाम जीम उर्फ छोटू है, वही मुख्य आरोपी के रूप में प्रकाश में आया था। उसकी तलाश के लिए तत्काल सीपी सर के टीम के द्वारा स्वाट टीम क्राइम ब्रांच को लगाया गया था। इसी क्रम में आज मुखबिर खास से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि टीला मोड़ क्षेत्र में जसीम अपने कुछ साथियों के साथ देखा गया है। इसी क्रम में तत्काल टीमों को एक्टिव किया गया और अलग अलग जगहों पर चेकिंग लगाई गई। इसी क्रम में बंथला नहर कट के पास में वो अपने कुछ साथियों के साथ जसीम आता हुआ दिखाई दिया। स्वाट टीम के द्वारा यहाँ पर उसको रोकने का प्रयास किया गया। वो रुकते हुए उसने टीम पर फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। एक जी की दुष्कर्म के पश्चात हत्या कर दी गई थी और उसको। तो गाजियाबाद का ये पूरा मामला, जहां एक 4 साल की मासूम के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसका मर्डर किया गया। अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। अंबुज उपाध्याय हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था गाजियाबाद में, जहां एक 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और फिर उसका मर्डर करने वाले आरोपी मामा को पुलिस ने एनकाउंटर में अब ढेर कर दिया है। अंबुज। बिल्कुल, ये पूरा मामला गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र का है, जहां पर जसीम उर्फ छोटू रहता था और वो भी किराए का मकान लेकर के रहता था। उसी के पड़ोस में लोग रहते थे,
परिवार के साथ रहते थे। तो वहीं पर ये अपनी बहन के यहाँ से को लगभग 1 बजे 11 अप्रैल को 1 बजे अपनी बच्ची को लेकर के आता है। ऐसे खिलाने लेके जा रहा हूँ। काफी देर बाद जब बच्ची घर नहीं लौटती है तो उसके पिता उस बच्ची के तो उसके घर जाते हैं, तो वो कह देता है मैं घर के पास छोड़ करके आ गया था। लेकिन दुष्कर्म के उसकी हत्या करके उसकी डेड बॉडी शालीमार गार्डन एक कार के नीचे छोड़ करके, और उसके बाद पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव नजर आई। गाजियाबाद पुलिस ने पूरी तरीके से घेराबंदी, मुखबिर की सूचना या सीसीटीवी की तलाश में तो पुरानी दिल्ली स्टेशन पर ये लगभग 2 दिन पहले दिखाई देता है। उसके बाद मुखबिर तंत्र सक्रिय होता है और रात ऐसा पता चलता है कि बंसला नहर के आसपास दिखाई देता है। तो पुलिस वहां पर इसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन ये पुलिस के ऊपर फायर कर देता है, जिसमें 2 सिपाही उसमें घायल हो जाते हैं, उनको गोली लगती है। वहीं पर पुलिस जब जवाबी कार्रवाई करती है तो उसकी गोली जसीम को लगती है। उसके बाद इसे अस्पताल लेकर के जाया जाता है, जहां उसे डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। कह सकते हैं गाजियाबाद पुलिस ने उस 4 साल मासूम जो बच्ची है उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छा कार्य किया कि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना रहे। तो ऐसा कहीं ना कहीं दिमाग में और दिल में खौफ ऐसे अपराधियों के रहना चाहिए। जी बिल्कुल अनुज, और यही वजह है कि पुलिस की यहाँ पर तारीफ भी बनती है जिस तेजी के साथ इस मामले को हल किया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जो मुख्य आरोपी था उसके 2 साथी उसके साथ थे जो अभी फिलहाल फरार बता रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी कैसे और उनका इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन, क्या उन्होंने मदद की थी आरोपी की? बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस डीसीपी धवल जायसवाल ने जिस तरीके से बताया, तो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर, जो कि आरोपी के साथ ही थे, अब उसमें पूरी ये पुलिस की जांच का विषय है कि वो लोग कितना इस पूरी घटना में संलिप्त है। लेकिन आरोपी के साथ वो लोग घूम रहे थे और पुलिस पर जब फायर किया गया और वहां पर अंधेरे का फायदा उठा करके वो लोग वहां से निकल गए। जिस तरह से मुख्य आरोपी तो ढेर हो चुका है, लेकिन उसके 2 साथी, उनकी क्या भूमिका थी इस पूरे मामले में? और सवाल ये भी कि अब उनकी गिरफ्तारी कब? आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा में बुनियादी सुविधाओं की कमी एक गंभीर समस्या बनकर सामने आई है। जानकारी के अनुसार मोक्ष धाम पर लाइट की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीणों को अंधेरे में ही अंतिम संस्कार करने लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया जब गांव के लोग अंतिम संस्कार के लिए मोक्ष धाम पहुंचे, लेकिन वहां रोशनी की कोई सुविधा नहीं थी। मजबूरन उन्हें मोबाइल और अस्थायी साधनों की मदद से अंतिम संस्कार करना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे स्थानीय प्रशासन और प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्राधिकरण से मोक्षधाम में उचित लाइट व्यवस्था करने की मांग की, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रेटर नोएडा में बुनियादी सुविधाओं का अभाव सामने आ चुका है। एक तरफ प्रशासन के बड़े दावे विकास के और दूसरी तरफ ये तस्वीरें। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के मोक्षधाम का बताया जा रहा है, जहां लाइट की व्यवस्था न होने की वजह से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और रमेश हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रमेश, देखिए, एक तरफ प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं विकास के, और दूसरी तरफ ये तस्वीर ग्रेटर नोएडा के मोक्षधाम की, जहां लाइट की व्यवस्था नहीं है और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ ये पूरा मामला? और ग्रेटर नोएडा के एक गाँव में एक मामला सामने नजर आया है, जो मोक्षधाम होता है वहाँ पे जब अंतिम संस्कार करने गए बॉडी का, और तो वहाँ पे लाइट नहीं थी। तो सबसे बड़ा सवाल तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ऊपर उठता है कि इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने बड़ा प्राधिकरण, जिसका अगर यूं कहें कि देश के अमीर प्राधिकरणों में अगर गिनती करें तो नोएडा प्राधिकरण की भी लिस्ट में तीसरा नाम आता है। तो इतनी बड़ा प्राधिकरण व्यवस्था देख रहे आप, ग्रामीणों के साथ क्या व्यवस्था है इनकी। और क्षेत्रों की बात है, शहरी क्षेत्रों में तो सारी व्यवस्थाएं एकदम उत्तम नजर आती है, सड़क, वो बिजली, वो सारी व्यवस्थाएं ठीक आती है। लेकिन ग्रामीणों की बात करें, क्योंकि इनकी जो ये ग्रामीण है, इनकी जमीन का अधिग्रहण होता, और अधिग्रहण होने के बाद इन्हें सुविधाओं देने का वादा सरकार के द्वारा किया गया था। वो जो सुविधाएं हैं वो आज देखने की स्थिति ये है कि अभी आप देख सकते हैं और वीडियो में भी दिखाया गया है कि यहाँ पे जब किसी का संस्कार हो रहा है तो वहाँ पे बिजली ही नहीं है, अंधेरे में मजबूरी में संस्कार करना पड़ रहा है।
तो ये पूरी लापरवाही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की और ऐसे कार्यों पे बड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा एक्शन नहीं होता है तो ये अधिकारी ऐसे ही सोते रहेंगे और लोग अपनी व्यवस्था के लिए परेशान होते रहेंगे। तो नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो शैली का तरीका है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे कि आप ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात करें तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जो व्यवस्था है वो बेहद ही बेकार व्यवस्था और भंग होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल रमेश, जो मामला है ये प्रशासन के तमाम जो विकास के दावे हैं उनकी पोल भी खोलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ग्रामीणों के लिए कब आखिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी की जाती हैं वो भी देखना जरूरी होगा। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।